आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी उपविभाग एवं संबंधित विज्ञान। इकोलॉजी विषय समय के साथ विस्तृत होकर एक विशाल शास्त्र का रूप ले चुका है। अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर इसके अनेक उपविभाग पहचाने जा सकते हैं। यदि हम जंतुओं और वनस्पतियों के आधार पर यानी द्विजगत वर्गीकरण परंपरा के आधार पर पारिस्थितिकी को बांटे तो निम्न दो प्रकार की हो सकती है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जो इकोलॉजी है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो उसमें ब्रांचेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम द्विजगत प्रणाली, एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत के आधार पर इकोलॉजी को वर्गीकृत करें तो दो जगत आते हैं, एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी, यदि अध्ययन में जंतुओं को प्रधानता दी जाए तो ऐसा अध्ययन जंतु पारिस्थितिकी कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे, अगर हम एनिमल्स को प्रायोरिटी देकर के उनका इकोलॉजिकल स्टडी करें तो वो इकोलॉजी एनिमल इकोलॉजी कहलाती है। इस जंतु पारिस्थितिकी को पुनः वर्गीकरण के आधार पर बनाए गए वर्गों में जिस वर्ग का अध्ययन को प्रमुखता दी जा रही है उसके आधार पर मोलस्कियन इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी, एवियन इकोलॉजी, मैमलियन इकोलॉजी आदि नाम दिए गए हैं। यदि मानव मानव किसमें आता है? कोर्डेटा के क्लास मैमल्स में, ऑर्डर प्राइमेटा के कुल होमोनिडी का एक सदस्य है। ये ह्यूमंस का हमारा वर्गीकरण दिखाया है इसमें कि एक प्रकार के अध्ययन का मुख्य बिंदु हो तो इसे ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। यदि हम केवल ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य की ही इकोलॉजिकल स्टडी करें तो वो ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पारिस्थितिकी जीव का उसके बाहरी वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। अतः वनस्पति या अजैविक घटक भी यही रुचि का विषय है। देखिए, इकोलॉजी इकोलॉजी का मतलब है कि यदि एनिमल इकोलॉजी की बात करें तो एनिमल का उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसके साथ उसके क्या संबंध है, कैसे वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है, यही सब हम स्टडी करते हैं एनिमल इकोलॉजी में। दूसरी ब्रांच है प्लांट इकोलॉजी। तो आप समझ चुके होंगे कि पादप हैं वो अपने आसपास के जो अजैविक और जैविक घटक हैं उनके साथ किस तरह से वो अंतः क्रिया करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उसी अंतः क्रिया संबंधों का अध्ययन ही प्लांट इकोलॉजी में आता है। यदि इकोलॉजी का अध्ययन मूलतः पादपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जा रहा हो तो इसे हम पादप पारिस्थितिकी नाम दे सकते हैं। इसके भी पुनः वर्गीकीय आधार पर अन्य प्रकार से उपविभाग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्गी की इकोलॉजी एल्गल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी ग्रासलैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी आदि प्लांट इकोलॉजी की सब ब्रांचेस हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी के अन्य टाइप्स की, जैसे ओट इकोलॉजी और सिंग इकोलॉजी। मित्रों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है स्व पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, यह इकोलॉजी का वह प्रकार है जिसमें प्रमुखतया जीव की एक जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम सारस पक्षी के जीवन चक्र, समष्टि यानी पॉपुलेशन, आवास क्षेत्र, भोजन आदि का अध्ययन करें तो यह ओट इकोलॉजी कहलाता है। देखिए, ग्रीक वर्ड है ओट। ओट का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ओट इकोलॉजी में यदि कोई एक इंडिविजुअल एनिमल, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, मनुष्य है, या एक जाति, आप समझते हैं जाति क्या होती है बायोलॉजिकल स्पीसीज में। बायोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब होता है कि उसके सदस्य जेनेटिकली एक दूसरे के सिमिलर हों और आपस में ब्रीडिंग करके अपने समान रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न कर सके, वो कहलाती है स्पीसीज या जाति। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो एक जो स्पीसीज है
उसका अगर हम उसके इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करें, या कोई स्पीसीज का एक इंडिविजुअल एनिमल है, उसका अगर हम इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करें तो वो ऑट इकोलॉजी कहलाता है। दूसरा है सिन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी। यदि हमारे अध्ययन का विषय मात्र एक जाति पर केंद्रित न होकर एक समुदाय या एक इकोसिस्टम के अध्ययन का हो तो वह सिन इकोलॉजी कहलाता है। मित्रों, कम्युनिटी क्या होती है आगे की क्लासेस में आप जानेंगे। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में जो जितनी जातियां पाई जाती हैं वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर के एरिया में किसी निश्चित समय में एल्गी, फंजाई या माइक्रोब्स अगर मौजूद हैं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। और उसमें कितनी स्पीसीज हुई? टोटल 3 स्पीसीज हुई। तो ये अगर हम इन्वायरमेंट का किसी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन करें तो वो सिन इकोलॉजी कहलाता है। जैसे वन, घास स्थल, समुद्र, गुफा आदि के इकोसिस्टम का अध्ययन भी सिन इकोलॉजी कहलाता है। सिन का मतलब टुगेदर, यानी एक से अधिक जातियों के एक साथ अध्ययन, टुगेदर अध्ययन करना। इकोसिस्टम क्या होता है वो भी आप आगे की क्लासेस में जानेंगे। इसी प्रकार यदि हम एक पारितंत्र में ऊर्जा व पदार्थों के प्रवाह में रुचि रखते हैं तो यह भी सिन इकोलॉजी ही होती है। उपरोक्त वर्णित प्रकार के प्रकारों के अतिरिक्त पारिस्थितिकी के अनेक स्वरूप व संबंधित शास्त्रों के नाम आपको सुनने को मिलते हैं। इनमें से कुछ अग्र प्रकार है। हैबिटेट इकोलॉजी यानी प्रवासीय पारिस्थितिकी। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, यानी अगर हम हमारे घर में रहते हैं तो वो हमारा घर बायोलॉजिकली हमारा हैबिटेट कहलाता है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आवास पहचाने जा सकते हैं, जैसे वन, घास स्थल, बर्फीले प्रदेश, रेगिस्तान, समुद्र आदि आदि। इनमें मिलने वाले जीवों के प्रकार, अनुकूलन, अंतर संबंध का अध्ययन आवासीय पारिस्थितिकी कहलाता है। इस प्रकार घास स्थल का अध्ययन ग्रासलैंड इकोलॉजी, समुद्री आवास का अध्ययन मैराइन इकोलॉजी, स्थलीय आवास का अध्ययन टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, स्वच्छ जल आवास का अध्ययन फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्ट्रीम्स नहरों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। क्या होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी? एक ही जाति के जीवों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। मित्रों, ये डेफिनेशन आती है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? तो किसी निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में एक ही जाति में आपको बता चुका हूँ स्पीसीज क्या होती है, उसके जो जीवों का समूह होता है। एक ही जाति के जो जीव होते हैं, जैसे हम सब होमोसेपियंस हैं, और किसी एक निश्चित एरिया में निश्चित समय में अगर एक होमोसेपियंस जाति के जो जीवों की संख्या होगी वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। इसकी विभिन्न पारिस्थितिकीय विशेषताओं का अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। कम्युनिटी, विभिन्न जातियों का निकट संबंध रखने वाले समूह कम्युनिटी कहलाते हैं और इनका अध्ययन कम्युनिटी इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी, यदि अध्ययन का लक्ष्य प्राकृतिक या मनुष्य जन्य विकिरणों या उसके जीवों पर प्रभाव हो तो यह अध्ययन विकिरण इकोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार चेरनोबिल दुर्घटना के बाद पर्यावरण पर पड़े प्रभावों का अध्ययन रेडिएशन इकोलॉजी का उदाहरण है। स्पेस इकोलॉजी, मानव ने पृथ्वी के बाहर जाने का प्रयास किया, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है। मानव ने विभिन्न प्रयोगों के लिए लंबा समय अंतरिक्ष में उड़ान, अंतरिक्ष में प्रयोगशाला में बिताया। इन स्थलों पर सुचारू जीवन को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी का अध्ययन स्पेस इकोलॉजी कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी, देखिए मित्रों, ये आगे की क्लासेस में आप जानेंगे स्पेस इकोलॉजी क्या होता है। अगर आप जनरल साइंस से अवेयर हैं तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारे अर्थ से थोड़ी ऊंचाई पर, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ एवरी टाइम कोई ना कोई साइंटिस्ट एंड रिसर्च एक्टिविटी होती रहती है। तो उस क्षेत्र के अंदर अनुकूल परिस्थितियाँ, अर्थ के समान अनुकूल परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो एक सिस्टम बनाती हैं और वही कहलाता है स्पेस इकोलॉजी। अब आता है पॉल्यूशन इकोलॉजी। मानव की अप्राकृतिक गतिविधि के कारण पर्यावरण में कुछ अवांछित परिवर्तन होते हैं, इन्हें
प्रदूषण कहते हैं। आप जानते हैं कि जल, थल, वायु, मिट्टी, इनके अंदर किया गया अवांछित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ही पॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका अध्ययन ही पॉल्यूशन इकोलॉजी है। प्रकृति में इन परिवर्तनों का मुकाबला करने की क्षमता होती है, परंतु जब कम समय में अधिक परिवर्तन आ जाते हैं तो प्राकृतिक ग्रहण क्षमता के अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगते हैं। वैसे तो हमारी अर्थ है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो एडजस्ट करता है पॉल्यूशन को, लेकिन उसके एडजस्टमेंट से ज़्यादा अगर रैपिडली पॉल्यूशन होता है तो एडजस्टमेंट नहीं होता, तो दिखने लग जाता है। हम जानते हैं हमारे आसपास पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट हम समझते हैं, कैंसर वगैरह सब हम अच्छी तरह परिचित हैं इन बातों से। प्रदूषण के कारण प्रभाव, निदान, उपचार का अध्ययन ही इकोलॉजी विषय के अंदर पॉल्यूशन इकोलॉजी में आता है। फिर आता है कंजर्वेशन इकोलॉजी। हमारे जीवन के लिए अनेक पदार्थ आवश्यक हैं। यह हैं जल, वायु, भोजन। सभ्य मानव को इनके अतिरिक्त भी कुछ बहुत से पदार्थ चाहिए, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, धातु आदि। पृथ्वी पर इन सब की मात्रा सीमित है और यह भी स्पष्ट है कि कई संसाधन मानव के उपयोग के लिए हमेशा के लिए लंबे समय तक अनुपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे में संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजित उपयोग की आवश्यकता महसूस होती है। जीवों की जातियों को मानवीय गतिविधियों के कारण हानि पहुंचती है और अस्तित्व में खतरा होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर जैविक अजैविक दोनों प्रकार के संसाधनों का संरक्षण की विचारधारा बनती है। इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ही कंजर्वेशन इकोलॉजी कहलाता है। देखिए मित्रों, हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, और नेचुरल जो रिसोर्सेज होती हैं उन वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो मित्रों, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का तो यदि हम उपयोगितापूर्ण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूज करें तब तो वो रिन्यू होती रहती हैं। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होती हैं वो एक समय के बाद डिसअपियर होने लगती हैं, तो हमें सस्टेनेबल उनका यूज करना चाहिए। आगे की क्लासेस में आप इन नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे और वो कंजर्वेशन इकोलॉजी के टाइटल के अंदर आएगा। फिर आता है एग्रीकल्चर इकोलॉजी। कृषि से जुड़ी पारिस्थितिकी के पहलुओं का अध्ययन, जैसे पेस्ट का नियंत्रण, इसमें प्रयोग में लाए गए पेस्टिसाइड से उत्पन्न दुष्प्रभाव, रासायनिक उत्प्रेरक, मृदा हानिकारक प्रभाव, चारागाह, खेतों, परती भूमि, इकोसिस्टम का अध्ययन आदि। कृषि से संबंधित पारिस्थितिकी का संदर्भ की सुविधा हेतु एग्रीकल्चर इकोलॉजी कहा जाता है। इसे पुनः रेंज इकोलॉजी, पीडो इकोलॉजी एंड क्रॉप इकोलॉजी, वेस्टर्न इकोलॉजी आदि शाखा में बांटा गया है। देखो मित्रों, एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत ही वास्ट एरिया है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के कई वैरायटी हैं, तो उसका अध्ययन इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से हम इस पॉइंट में करते हैं। इको जियोग्राफी, जियोग्राफी और इकोलॉजी का संश्लेषण से उत्पन्न शाखा है, जिसमें जंतु, वनस्पति वितरण, भूगोलीय कारण के प्रभाव, अनुकूलों के कारण आदि के विषय का अध्ययन हम इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण से करते हैं। पेलियो इकोलॉजी, मित्रों जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन ही पेलियोबायोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। और उनका इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, यानी जीवाश्म का उसके आसपास के वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन ही पेलियो इकोलॉजी होता है। जीवाश्म में अन्य स्रोतों की सहायता से हम भूतकाल के जीवों की प्रकार, संरचना आदि के बारे में जान सकते हैं। साथ ही किसी विशिष्ट काल पारिस्थितिकी का अध्ययन भी कर सकते हैं। इस तरह बीते हुए काल के जीवों का पारिस्थितिकी, मौसम, अंतर संबंध, पर्यावरण आदि का अध्ययन पेलियो इकोलॉजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्गीकीय आधार पर बनाए गए उपविभाग पादप जंतु शीर्षक का अध्ययन कर पहले ही वर्णन कर चुके हैं। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस के अंतर आप जान चुके हैं। अनेक बार आप मॉडर्न इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी भी सुनेंगे। जब हम पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हम स्वयं को मूलभूत पारिस्थितिकी या बेसिक कन्वेंशनल इकोलॉजी से संबंधित करते हैं। देखिए मित्रों, इकोलॉजी, कन्वेंशनल इकोलॉजी, यदि हम बेसिक प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, और अगर नई खोज, नई थ्योरी, नए इनोवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है तो वो इकोलॉजी मॉडर्न इकोलॉजी कहलाती है।